नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ शदीद तरीके से जारी हैं। सवात और शुमाली इलाका जात से शुरू होने वाली ये तबाहकारियाँ अंदरून सिंध से होती हुई अब नियर टू बहर अरब के पास जो शहर है वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब जब हम बात करते हैं जिस पर हमेशा हमने जब से सैलाब आया पिछले एक महीने से इस पर बात हो रही है, वो था आवाम को रिलीफ़ पहुँचाने का और उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाने का। बाज़ का ये कहा जाता था जब हम KPK की तरफ थे या बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ की तरफ से थे, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उस फेज़ में हम जा रहे हैं जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कम होता जा रहा है और रिलीफ़ ऑपरेशन जो है वो उसकी अच्छी ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आवाम के मसाइल क्या हैं, क्योंकि जिन इलाकों में जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए वो ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ हैं, ज़्यादातर गांव हैं जहां जहां जो रिज़्क़ और रोज़ी था सबका वो लिंक्ड था एग्रीकल्चर से, जानवरों से, तो वो सब बह गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों को किस तरह रिलीफ़ दिया जाएगा और उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से हुकूमत क्या इक़दामात करेगी। इस पर बात करने के लिए हमें जॉइन किया समाजी कारकुन हैं और एक्टिविस्ट अरीबा अलमास मगसी साहबा ने। अरीबा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आप बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के मसाइल को हाईलाइट कर रही हैं, ख़ास तौर पे अपने इलाका झलमगसी पे भी आप काफ़ी चीज़ों को आपने हाईलाइट किया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बार बार जो रिलीफ़ की बात की जा रही है, क्योंकि आपने भी कई वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ऐसे शेयर किए हैं जहाँ आवाम अभी भी मुंतज़िर है कि उनको किसी तरह का रिलीफ़ मिल सके, वो मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे रहने पे। मैम, अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर एडिंग मी टू द शो। देखिए, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है जिसने कैटास्ट्रॉफिकली हमें हिट किया है। एंड ये तो अभी एक अजदहा की तरह है जिसके अंदर से और सांप निकलते जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स पैदा होती जा रही हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। हम क्विक रिलीफ एफर्ट्स के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इट्स नॉट इनफ। मैं अपने आप को भी क्रिटिसाइज इस तरह कर रही हूँ कि किसी तरह क्विक रिलीफ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, रेड टेप कटिंग, किसी तरह हम जो भी हमारे लोग हैं उनको किसी तरह हम अभी तो कैंप्स में डालने लगे हैं। झलमक्सी के अंदर एक स्कूल है, यूसुफ अजीज़ मक्सी स्कूल, उसके अंदर हमने कैंप लगा लिया है, रेफ्यूजी कैंप। और एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ, देखिए ये ट्राइबल इलाके हैं, यहाँ पे इन्फ्लक्स आया है फ्रॉम जाफराबाद, गंदाखा एरिया। जाफराबाद बिल्कुल डिस्ट्रॉयड था। अभी मैं वही बात कर रही थी कि 1 मिलियन लोग जो हैं, 1 मिलियन आए हैं सिंध से बलूचिस्तान में, और ये चलते हुए पैदल रास्ते के थ्रू आए हैं। झलमक्सी का रास्ता बिल्कुल कट ऑफ हुआ है फ्रॉम एंटायर पाकिस्तान। तो लोग पहाड़ों से और इस तरह से चलते हुए हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे लोकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी लैप्सेस हैं और उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कि वो वहाँ पे ब्रेकआउट्स ऑफ फाइट्स ना हो, मॉब्स जो हैं वो एक दूसरे को ना मारें। लोगों के अंदर भगदड़ मची हुई है। इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको मुख्तसरन चीज़ों को किस आपने तरह हाईलाइट समझाऊं। किया है मैम, जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया है, तो इससे मैं ये पॉइंट ले पाया हूँ कि देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन एज वेल, जो कि अभी तक नहीं है। मेरे मुताबिक तो नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या वो कोऑर्डिनेशन हो पाएगी? और दूसरा, मैं चाहूँगा ज़रा जो अवाम के मसाइल जिनका आप तज़किरा कर रही थी, अगर हम पॉइंट वाइज उस पर बात भी कर लें और उनका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूरत हाल अगर एमरजेंसी की जानिब बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, तो एक ग्रैंड रिलीफ की ज़रूरत है उस आवाम को जो बलूचिस्तान, सिंध और साउथ पंजाब में फंसी है। देखिए जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। ये तो नॉर्मल होना चाहिए। वहाँ पे मैं अभी DHO से कल भी मेरा राब्ता था, आज भी था। उनके पास जो रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत कम हैं। वो 4 डॉक्टर्स हैं जो पूरी झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट में केटर कर रहे हैं, और तकरीबन 81 नौकरियां दी गई हैं हेल्थ केयर फैसिलिटेटर्स को। तो वो लोग कहाँ हैं, कहाँ प्राइवेटली कहीं जॉब कर रहे हैं। अब वो आ भी नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट भी उनको भेजना चाहे, आप किस तरह उनको लेके आएंगे इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की
प्रॉब्लम है इन बलूचिस्तान। एंड ये दीगर प्रोविंसेस में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और आपका दूसरा सवाल अगर आप रिपीट कर दीजिए काइंडली। आप तो बात करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, क्योंकि आपने जिस इन्फ्लक्स की बात की वो अगर सिंध से आ रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंसेस एज वेल, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ एरिया ऐसे हैं जो डीजी खान और राजनपुर के से मिलते हैं, तो बलूचिस्तान से कुछ लोग उस तरफ आ रहे हैं, डीजी खान और राजनपुर, इसी तरह सिंध से बलूचिस्तान। तो ये जो लोगों की फ्लड अफेक्टेड लोगों की मूवमेंट है, और ये तो ये बताती है कि मसाइल पे मिल के सूबों को काम करना है। देखिए जी, अब इस वक्त तो हर किसी को मिलके काम करना है, सिविल सोसाइटी को, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है, उनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट इलाकों में हमने किस तरह पहुंचना है, गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट का आपस के अंदर राब्ते जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए, जो इस वक्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि अब वी कैन ओनली प्ले विद द कार्ड्स दैट वी आर गिवन। हम नई चीज़ों पे हमने क्विक रिस्पांस और एफिशिएंसी किसी तरह क्रिएट करनी है, और किसी तरह हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही कह रही थी कि एड इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, एड इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज। आपको जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे डॉक्टर्स आप किस तरह पहुँचाएँ। अब जिस तरह एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की कमी हो रही थी, डिफरेंट बीमारियाँ फैल रही हैं जो हमारे डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर सक रहे इन झलमक्सी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका एक डॉक्टर्स के नेटवर्क का वीडियो लिंक क्रिएट कर दें ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स के साथ, कि किसी तरह वो उनको डायग्नोसिस और मेडिकेशंस जो हैं उसके अंदर असिस्ट कर सकें। देखिए, सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना पड़ेगा बहुत तेज़ी से, बिकॉज प्रॉब्लम ज़्यादा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लोग कम है। प्रॉब्लम हाईलाइटिंग इज ऑब्वियसली बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। यू आर वेरी राइट, वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स सोल्यूशन। बट मेरा सवाल यह है कि शायद अभी तक तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है जिसको सबसे पहले हमने जिसके सोल्यूशन की जाने बढ़ना है। जैसे जल मगज़ के बारे में आप बात कर रही हैं, इसी तरह क्या बलूचिस्तान ने, सिंध ने मुख्तलिफ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का रिलीफ ऑपरेशन क्या होगा, लोगों को किस तरह का रिलीफ बुनियादी तौर पर चाहिए शुरू में? सिंध गवर्नमेंट जो है वो रिलेटिवली, मुराद अली शाह कल भी एक शो पे मेरे साथ बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट रिलेटिवली फ्रॉम बलूचिस्तान गवर्नमेंट इज मोर एक्टिव एज फार एज आई कैन सी। उनके पास फैक्ट्स और फिगर्स भी ज्यादा हैं और उनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान्स भी हैं। आई मीन, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू साइड। सिंध की बात करें कि बलूचिस्तान की, मैम जरा क्लियर कीजिएगा, किसके पास फिगर्स हैं? मुराद अली शाह साहब के पास फिगर्स भी हैं, उनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान भी है। वो लोग थोड़ी सी, लेकिन देखिए उनके अंदर उधर भी फॉल्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्कनेक्ट है उसका। तो ये बड़ा मसला है। बलूचिस्तान में तो ये मसला, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें बाय 100। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइए बलूचिस्तान में ज़्यादातर जो नुकसान है वो किस नौइयत का है, और उसकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह शुरू हो सकता है या होगा? देखिए, बलूचिस्तान इस वक्त सक्खर टू क्वेटा हाईवे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। झलमक्सी एक जजीरा बन चुका हुआ है। सप्लाई लिंक्स जो हैं वो ओनली थ्रू हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस लगी हुई हैं, सिबी और इधर से क्या कहते हैं, हेली सॉर्टीज कर रही हैं बेसिकली, और डेरा मुराद जमाली से। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो जेकमाबाद से हेली सॉर्टीज कर रही हैं, वो रिलीफ गुड्स पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू मिशंस बहुत ज़्यादा किए हैं। जो लोग स्ट्रैंडेड थे उनको निकालना मुश्किल होता है। बाकी जो हमारे डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स एंड रिलीफ गुड्स है वो कुछ पाकिस्तान आर्मी ने किए हैं और कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है, क्योंकि कराची से हमें एक्सेसिबल है एयरलिंक, और इस्लामाबाद से जो नूर खान एयरबेस है वहाँ से एक्सेसिबल है कि हम वहाँ पे रिलीफ गुड्स पहुँचा दें और वो बाय एयर डिलीवर कर दें। तो इस वक्त तो यही सिलसिला चल रहा है और चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रखे हुए हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। एग्रीकल्चर एज फार इज कंसर्न सब कुछ तबाह हो चुका हुआ है। तो अब देखिए,
लोग अपने घर जाना चाहेंगे वापस, वो जाना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हम जब तक पानी ड्रेन नहीं करते इनटू मंशर लेक एंड देन इनटू द अरेबियन सी, तो इसीलिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है इस किस्म की कैटास्ट्रोफी के साथ डील करने के लिए। और ये जहाँ तक फिगर्स आप की बात करें, इस वक्त ये सारे गेस्टिमेट्स हैं, ये रिसर्च होगी तो पता चलेगा। और हमें ये बहुत बड़ा एक अजाब हमारे ऊपर नाजिल हो गया। झलमक्सी तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। वहां पे अभी जो पानी हटेगा तो जमीन जो है वो लेवल करनी पड़ेगी। वहां पे जो स्मॉल हमारे काश्तकार हैं छोटे, वो अब जब अपने घर जाएंगे उनके लिए कंस्ट्रक्शन हाउसिंग किसी तरह हमें उनको देनी पड़ेगी, उनको थोड़ी देर का खाना देना पड़ेगा, फिर उनको सीड और फर्टिलाइजर कहीं से देना पड़ेगा, उनको फैसिलिटेट और सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह मैं क्वेटा में बात कर रही थी विद माय लिंक्स इन क्वेटा, उधर भी ये इशू आया है कि लोगों के स्मॉल स्केल जो कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग को इन्वॉल्व किया जाए। जो किसान कर्जे ले चुके थे उनको उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल जी, इसमें बैंक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अंदर आपको यू नीड मोबिलाइजेशन एट अ वेरी लार्ज स्केल। बिल्कुल ठीक है मैम। टाइम मैम, मैं जरा चाहूंगा कि क्योंकि ये जो जितने मुतासरीन है 1 मिलियन तो लोग आपने बताया कि जिन्होंने मूव किया है, लेकिन अगर पूरे एरिया में देखा जाए तो अराउंड पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए, और उसमें करोड़ से ऊपर की तादाद तो ख़वातीन की भी होगी। तो इस फ्लड की सिचुएशन में जहाँ खाना पीना मुश्किल हो रहा है, वहाँ क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी है तो पर्दे का भी बड़ा ख्याल है, और ट्राइबल एरियाज़ हैं, देहात हैं, तो वहाँ औरत को लेके बड़े लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उनके मसाइल ख़ास तौर पे मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनका जो एक लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ है, फीमेल्स के क्या इश्यूज़ हैं, क्या हम उस पर काम कर रहे हैं मैम? जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कल मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो ये थी कि काफ़ी सारी बर्थ्स हुई हैं झलमक्सी में, के कनेक्टिंग एरियाज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फतेहपुर और क्या कहते हैं पंजोक, और ये जो छोटे छोटे इलाके जो जजीरे बने हुए थे, वहां पे पानी में कई दफा बर्थ्स की गई हैं। ड्रम्स के ऊपर मंजियों को डाल के, चारपाइयों को डाल के, जिसको चारपाई कहते हैं, उसको ड्रम्स के ऊपर डाल के फ्लोट करा के है टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जो गंदावा है हमारा। कई लोग वहां गए हैं, कई लोग झलमक्सी गए हैं। बहुत शुक्रिया मैम, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए अलग से एक प्लान होना चाहिए कि उन एरियाज़ में जो मुतासरीन का एरिया है सैलाब में, उनको अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, और वो प्लान भी उनकी रिहेबिलिटेशन का और रिलीफ का, ताकि वो प्रॉपर तौर पे अपने आप को जस्टिफाई कर सकें इन इस सारी इमरजेंसी की सिचुएशन में। अरीबा मैम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रिलीफ ऑपरेशन और जो इमदादी टीमें काम कर रही है उस सवाल से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की एक खूबी और एक खूबसूरती ये है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम एक साथ मिल के कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए आवाम को, जो मुतासरीन होते हैं, उनकी रिलीफ़ के लिए ना सिर्फ फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं बल्कि उनको रिलीफ़ देने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। मुख्तलिफ़ इदारे इस पर काम कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इस पर काम कर रहे होते हैं, फ़ॉरेन एड्स भी आ रही होती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम जब 2005 के ज़लज़ले की बात करते हैं तो आज भी वो लोग तकरीबन 17 साल गुजर जाने के बाद भी रिहेबिलिटेशन और किए गए वादे थे जो रिलीफ़ के, उसके मुंतज़िर हैं। 2010 का जो फ्लड था, जो घर बह गए थे, जो जानवर उनके बह गए, फसलें बह गईं, जो उनको कंपनसेशन मिलनी थी, वो 12 साल गुजर जाने के बाद ना मिली, और एक और सैलाब ने उनको तबाही का निशाना बना डाला। लेकिन अब भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने अपने तौर पे भी कैंप्स लगाए हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने कैंप लगाए हैं ताकि लोगों को रिलीफ़ मुहैया किया जा सके। एक लिस्ट मेरे पास है जो आज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमारे साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने 28 मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स का तज़किरा किया है। 28 फ़्लाइट्स हैं, यस 28 फ़्लाइट्स जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आ रही हैं, जो कन्फर्म है, जो जिनमें से कुछ लैंड कर चुकी हैं और कुछ अगले कुछ दिनों में लैंड कर जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ ऑपरेशन
हमें नज़र आ रहा है, क्या ये रिलीफ का फ़ायदा मुतासरीन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तारीख़ अपने आप को फिर दोहराएगी 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब की। रिलीफ ऑपरेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं। अल-खिदमत बड़े भरपूर अंदाज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो मुतासर हुए हैं, वो सवात के एरियाज़ हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों या साउथ पंजाब के हों, उस पर काम करें। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद साहब ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौन सा एरिया ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो उनका नुकसान हुआ हो सर? देखिए, यानी बुनियादी तौर से तो आपके इल्म में होगा कि ये 2-2.5 महीने से ये मामला बलूचिस्तान में तो चल रहा था, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान एज सच हाईलाइट नहीं हो रहा था, इसलिए जब ये मामला सिंध में पहुंचा तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिगर हुआ और जनूबी पंजाब में। तो अगर आप रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान तो 70 to 80%, मैं बिल्कुल मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये इस वक्त डूबा हुआ है। और अगर आप अंदाज़ा करें कि क्वेटा में जो शदीद बारिशें हुई हैं, तो क्वेटा में कई दिन तक बिजली और ये चीज़ें नापैद रहीं, तो आप यानी जो डीप डाउन बलूचिस्तान है उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि सिंध के अंदर आबादी ज़्यादा है और उसकी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए सिंध में इसने ज़्यादा पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाया है। और सिंध में भी तकरीबन यही सूरत हाल है कि अगर आप सक्कर के शहरी इलाकों को और हैदराबाद के शहरी इलाकों को छोड़ दें, जहां से पानी कुछ ना कुछ निकल गया है, लेकिन जो ज़ेरी सिंध है वो अब भी पानी के नीचे है। और ये जो नई उसमें प्रिडिक्शंस आ रही हैं, यानी अगर इंडस से उसमें कोई आता है तो वो भी इन इलाकों में बहरहाल पानी के प्रेशर को जो है वो ज्यादा करेगा। अच्छा, ये तो ये है सिंध में जो मौजूदा सूरत हाल है, हमें सेवन का ही बताया जा रहा है, बदीन में भी अब ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब होती जा रही है सर। इज़ इट ट्रू? और क्या गवर्नमेंट की कोई नाअहली है या इंटेंसिटी इतनी है इस आफत की कि कुछ नहीं किया जा सकता इसके सामने? अदनान साहब देखें, यानी एक तो ये मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। यानी एक तो इसको हम माने, और जब तक हम इसको मानेंगे नहीं तो इसके लिए उस लेवल की एफर्ट जो है ना वो फिर नहीं होंगी। इसलिए हम इसका बार बार तकरार कर रहे हैं कि इसको एक बड़े डिजास्टर पे लें, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है जी। और इसकी कई वजूहात हैं जिस पर अलग से पूरी बात की जा सकती है, लेकिन इतना काफी है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो एफर्ट है वो बदकिस्मती से उस तरह कोऑर्डिनेटेड नहीं है। और मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता क्योंकि हम फील्ड के लोग हैं और हम लोगों की एंजाइटी में और उनके स्ट्रेस में इजाफा नहीं करना चाहते, लेकिन एक मिड लेवल का कयास जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है। उसकी जो भी वजूहात हैं, ये टारगेट तो खवातीन और बच्चे हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त जो मेडिकल कैंप्स की फिगर्स हैं 45% खवातीन विजिट कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ 20% मर्द पेशेंट आ रहे हैं और इसके अलावा बाकी जो है वो बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें हमने फौरी तौर से जब ये डाटा हमारे पास आया, अभी हमने 1 लाख हाइजीन किट्स जो हैं, जो बुनियादी तौर से जो यानी उसमें सैनिटरी पैड्स और इस तरह की चीजें आप बेहतर समझते हैं जो खवातीन की जरूरत होती हैं, उसकी हमने इंशाल्लाह मंडे से हम इन मेडिकल कैंप्स के जरिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। उसमें यानी सोप होगा और बाकी इस तरह की चीजें होंगी ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो भी उठा सकें। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किट फॉर वुमेन एज वेल, जो आप उनको देंगे ताकि खवातीन अगर इस्तेमाल करना चाहें और उन्हें ज़रूरत है, सैलाब के इलाकों में जहाँ खुराक नहीं मिल रही तो ऑफकोर्स उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उनको मुयसर नहीं होगी, तो आप एक सेपरेट किट बना के उनको देंगे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक यानी फैमिली किट बना रहे हैं जिसमें ऐसी चीजें होंगी जो उनके प्रिवेंटिव काम भी आ सके और उनकी जरूरियात भी पूरी हो सके। क्योंकि देहातों में बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वो गाय भैंस से लिया जाता है, तो अब तो वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या इकदाम हो सकते हैं या हो रहे हैं सर? देखिए, अल-खिदमत का जो यानी फूड पैकेज है जी, वो है ही यानी इन बुनियादी चीजों पे, जिसमें बच्चों का दूध एक यानी प्राइमरी जो है ना आइटम है। इसके साथ साथ उनके लिए बिस्किट होते हैं, जो कुछ बिस्किट बच्चों के लिए मखसूस होते हैं, कुछ ऐसे बिस्किट जो बड़ों के लिए बतौर खास होते हैं। ये ज़ाहिर एक्सपर्ट की टीम बैठ के ये चीजें जो है उन ऐड करती हैं जो फूड आइटम्स होते हैं। तो ये इसके जरिए बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन है उसको कवर करने की एक कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा, मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगे हुए हैं, मुख्तलिफ फलाही इदारे कैंप लगा के बैठे हैं, कुछ लोग पर्सनली भी कैंप्स लोगों ने लगाए हुए हैं ताकि इमदाद इकट्ठी करके मुतासरीन तक पहुंचाई जाए। सर ये बताइएगा, क्या चीज़ें अगर लोग देना चाह रहे हैं तो वो ख़रीद कर कुछ देना चाह रहे हैं, पैसे नहीं देना चाह रहे,
तो वो क्या चीज़ें खरीद के उन इमदादी कैंपों में दें ताकि वहाँ से वो आगे लोगों तक पहुँचें सर? देखिए, अब हम जिस मरहले में दाखिल हुए जी। हैं या दाखिल हो रहे हैं, यानी अगले कुछ दिन तो ये किचन और कुक फूड चलेगा, लेकिन अब जो बड़ी नीड बन रही है वो ये है कि इन लोगों के लिए एक तो राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बहरहाल सेटल हो जाएंगे, उनके लिए खेमे चाहिए होंगे। हमने भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन जाहिर है हमारी अपनी एक कैपेसिटी है, जी। तो टेंट, तारपाल, ये एक बुनियादी जरूरत होंगे जो आगे चलकर इनके काम आएंगे। इसके साथ साथ साफ पानी के लिए हम इस वक्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डिप्लॉय कर रहे हैं, और ये पानी जो वाटर बर्न डिजीजेज होंगे उनसे बचाने के लिए जरूरी है कि साफ पानी जो है बिल्कुल ठीक वो है मास पैमाने पर इन इलाकों में पहुंचाया सर। जाए। लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, फिगर आपको पता होगा, उसमें से अराउंड को 40% शदीद मुतासर हुए होंगे, लेकिन जो लोग इमदाद कर रहे हैं सर, वो उनकी तादाद 4 गुना है इनसे, मुतासरीन से 4 गुना है। फॉरेन फंडिंग भी हमें मिल रही है, फॉरेन एड्स भी हमारे पास आ रही हैं, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है। तो वजह क्या है कि लोग जो है वो रिलीफ से महरूम रह जाते हैं? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं, यानी कुछ तो स्ट्रक्चरल होंगी, यानी मैं जाहिर है वो हुकूमतों के सोचने का और करने का काम है, लेकिन असल चीज जो है ना वो रीच है। यानी ये जो इलाके मुतासिर हुए हैं बलूचिस्तान के और सिंध के, ये दूर दराज के गोट और देहात हैं, ये अर्बन सेंटर्स नहीं है सर। इसमें 10-10 घरों का पॉकेट भी है, 5 घरों का पॉकेट भी है। वो जो उन तक पहुंचना है वो इस वक्त रिलीफ की तंजीमों के लिए बहरहाल एक चैलेंज है। अपनी कोशिशें जारी हैं, रोजाना जो है वो नई जगहों पे पहुंचा जा रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन हो या दीगर इदारे हों, और हम होपफुल हैं इंशाल्लाह कि अगले 8 से 10 दिनों में एक बड़ी रीच जो है वो इन मुतासिरीन तक बन जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब। आपके लिए भी बहुत सारी तमाम लोग जो रिलीफ में पेश हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। उम्मीद करते हैं कि लोगों को रिलीफ मिल सके ताकि इस आफत से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसमें भी किसी हद तक बेहतरी आ सके। वक्त ब्रेक के बाद सैलाब तो है ही है, मुल्क की माशी हालत भी अबतर है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और IMF का हमें प्लान है, उस पर एक किस्त तो मिल गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो IMF ने एक रिपोर्ट दी उसके बाद खदशात बढ़ना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ सकती है। ऑलरेडी हम 45% को टच कर रहे हैं, और ये क्या 50% से ऊपर चली गई तो हालात क्या होंगे? गैस और फ्यूल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम के बाद बढ़ती महंगाई, क्या इस हुकूमत के पास ऐसा कोई प्लान है कि आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब इस पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप तो बड़ी उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि अगर IMF प्लान शुरू हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है, हमें पैसे मिल जाते हैं तो महंगाई की शरह कम होगी, बट IMF की रिपोर्ट कहती है कि महंगाई बढ़ेगी। सर जी अदनान साहब, देखिए IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनने से मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। कोई 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था, कोई 5,500 अरब का बजट का खसारा जो PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही थी, और आलमी मंडियों में जो हमारा बॉन्ड बिकता है वो कोई 50% यील्ड कर रहा था, जिसका मतलब कि आलमी सरमायाकार जो है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बनने चला है श्रीलंका। तो IMF प्रोग्राम जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक था कि किसी तरह से हम उसके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लें। उसका कोई डायरेक्ट राब्ता जो है वो महंगाई के साथ नहीं बनता। अब प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं, डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है। अब हुकूमत को फोकस करना होगा कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का असल मसला है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो महंगाई है, उसको किस तरह दूर करने। अब देखिए, महंगाई पाकिस्तान में जो है उसके 2 सोर्सेज हैं। एक तो हम कहते हैं इंपोर्टेड महंगाई, जिसका मतलब ये है कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, अगर तेल जो है वो मुल्क के बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो तेल की कीमत अगर चढ़ती है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो तेल सस्ता बेच सके पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो एलिमेंट है वो हुकूमत के कंट्रोल में है कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक, हमारे मुल्क के अंदर की वजह है महंगाई की, वो मैं समझता हूं कि कार्टेल्स जो बने हुए हैं, जिसमें चीनी का कार्टेल है, जिसमें बिजली का कार्टेल है, जिसमें खाद का कार्टेल है, इनको जब तक हुकूमत तोड़ने की तरफ नहीं बढ़ती और इन कार्टेल्स को तोड़ा नहीं जाता, तो मुल्क के अंदर जो महंगाई ये कार्टेल्स क्रिएट करते हैं और अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं, उस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये महंगाई का जो बोझ है वो कम नहीं हो पाए। अच्छा सर, ये पॉसिबल कैसे? देखिए, ये बड़ी दफ़ा ये बात हुई है, ये मेरे ख्याल में
मैं तो जब से आपके साथ इंटरेक्शन करता हूँ टॉक शो में, आप ये मशवरा ज़रूर देते हैं, और आप नहीं तकरीबन सारे ही हमारे जो माहिर माशियात हैं वो यही मशवरा देते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा सर? मतलब गवर्नमेंट अपने खसारे पूरे करने के लिए आप पे और मुझ पे टैक्स लगा देती है, वो फ्यूल पे लगा देती है, वो बिजली पे लगा, इतना बिल नहीं होता सर यूनिट के प्राइस जितने हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से टैक्स दे रहे होते हैं सर। देखिए अदनान साहब, बुनियादी जो इशू हमारी हुकूमत के साथ है कि इस रियासत के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान खुद से, हुकूमत जो रियासत पाकिस्तान है उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझ। कोई 2000 अरब का वो नुकसान कर देती है जो कारोबार करती है, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। कोई 400-500 अरब रुपए का नुकसान कर देती है जब बिजली का सेक्टर मैनेज करती है। तो जब मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि कार्टेल्स तोड़ दिए जाएं, मैं ये कह रहा था कि डीरेगुलेट कर दें। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना। हुकूमत का काम ये नहीं है कि उसने गन्ने की कीमत फिक्स करनी है, उसने गंदम की कीमत फिक्स करनी है, उसने पीआईए चलानी है, उसने पाकिस्तान स्टील चलानी है। जो भी काम करती है हुकूमत उसमें नुकसान करती है, और फिर वो महंगाई की शक्ल में आपके और मेरे सर के ऊपर और कंधों के ऊपर पड़ता है। तो हुकूमत हुक्मरानी करे, बाकी सब सेक्टर्स को डीरेगुलेट कर दे। मतलब हुकूमत का क्या रोल बनता है कि वो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत फिक्स करती है? मतलब दुनिया में अब कितने मुल्क ऐसे रह गए हैं जहां पे हुकूमतें उनकी जो है वो कीमतें फिक्स करती हैं? उसको डीरेगुलेट कर दें, प्राइवेट मार्केट में आपस में कंपटीशन होगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने अदनान साहब रखना चाहता हूँ। हुकूमत एक जमाने में टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर कंट्रोल करती थी। अगर आपको याद हो कि टेलीफोन अगर आपको लाइन लेनी हो तो 6-6 महीने लग जाते थे, 4-4 5-5 सिफारिशें ढूंढनी पड़ती थी। एमएनएस को 2-2 टेलीफोन कॉल का कोटा मिलता था, लोग एमएनएस के पास भागते थे। उसके फिर बाद हुकूमत ने, डॉक्टर साहब, उसके बाद जब कनेक्शन लग जाता था तो घर में देख पकती थी कि फोन का कनेक्शन दे दिया गवर्नमेंट ने। अब आप सोचिए आज क्या हाल है। हुकूमत ने अपने आप को उस सेक्टर से मुकम्मल तौर पे निकाल लिया है। आज आपको हर कंपनी टेलीफोन लाइन देने के लिए तैयार है। 1 मिनट के फोन के ऊपर आपको टेलीफोन मिलता है। आपका मोबाइल जो है, मैं अपने मोबाइल की कहानी आपको बताता हूं कि मैं जितना भी इस्तेमाल कर लूं, कोई 3-3.5 हजार रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता। अगर यही चीज आप बर्तानिया में कर ले, वहां 100 पाउंड निकल जाता है हफ्ते का। अगर अमेरिका में कर $150 हफ्ते का निकल जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त सस्ती तरीन जो सेलुलर टाइम है, जो आपका मोबाइल फोन है, वो सस्ता तरीन है दुनिया में। हुकूमत ने अपने आप को इस सेक्टर से निकाल लिया, तो देखिए कि इस सेक्टर का कितना फायदा पहुंचा 22 करोड़ पाकिस्तानियों। तो मेरी तजवीज यही है कि इसी तरह हुकूमत अपने आप को सिर्फ हुक्मरानी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रखे और बाकी सेक्टर से विड्रॉ करे। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताइएगा, मैं IMF प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं, ये जो IMF प्रोग्राम दोबारा से रिज्यूम हुआ है, क्या ये उन्हीं कंडीशंस पर है जो इमरान खान साहब की हुकूमत कर गई थी, या कंडीशंस भी बदल दी गई हैं? क्योंकि एक बड़ी कन्फ्यूजन है मीडिया में। और दूसरा, इस प्रोग्राम ने हमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है, मुल्क के अंदर जो माशी बहरान है वो नहीं टला अभी। ये सवाल आपने बड़ा जबरदस्त किया। सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये पैकेज क्या है और इसमें अवाम को क्या मिलेगा या अवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ने वाला है। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये जुलाई 2019 में ओरिजिनली नेगोशिएट किया गया था, और उस वक्त आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत थी। 2 सालों में ये हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत वादे करती थी आईएमएफ के साथ, वादे लिखे जाते थे, वजारत खजाना उन वादों के ऊपर सिग्नेचर करती थी। उसके बाद किस्त जो है वो वसूल कर ली जाती थी आईएमएफ से, और फिर वादों के ऊपर खिलाफ वर्जी हो जाती थी और प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता था। और ये पीटीआई की हुकूमत के दौरान एक दफा नहीं, कम से कम 2 दफा ऐसा हुआ। पहली दफा जब डॉक्टर हफीज शेख साहब उनके वजीर खजाना थे, उन्होंने वादे किए, उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई, एक नए वजीर खजाना आ गए, फिर उन्होंने वादे किए। उसके बाद फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आता है, जब वजीर आजम या साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद से आके सब्सिडी दे दी, जबकि वादे उसके मुखालिफ किए गए। तो वादे किए जाते थे, किस्त वसूल कर ली जाती थी, और जैसे किस्त मिल जाती थी फिर वादों के ऊपर उसकी खिलाफवर्जी हो जाती थी। तो एक अदम एतमाद का रिश्ता, अदम एतबार का रिश्ता हो गया। वादा खिलाफियां होती रहीं IMF प्रोग्राम को लेके,
ये अपने आप अपनी स्किन सेव करने के लिए होती रही थी या पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का प्लान था खान साहब का या पीटीआई गवर्नमेंट का? आखिरी तकरीर है फरवरी 28 वाली, उसमें तो बिल्कुल वाजे है कि आप महंगा तेल खरीद रहे थे और सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपकी सियासत चमक सके। अब वो कहते हैं कि अगर आप दुकान खोल लें और महंगा माल खरीदते रहें और सस्ता माल बेचते रहें तो आपकी दुकान बैंकक्रप्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मुल्कों का भी ऐसा ही हाल होता है, उसको सस्टेन तो आप नहीं कर सकते। अगर आप महंगा तेल ले रहे हैं और सस्ता तेल बेचने का ऐलान कर देते हैं तो जाहिर बात है कि आप अपनी सिर्फ सियासत चमका रहे हैं और वो भी ज्यादा देर तक आप नहीं कर पाएंगे। पैकेज वही है अदनान साहब जो 2020 का है और उसकी 4 बड़ी शराइत वही हैं जो उस वक्त थी। उसमें से एक तो ये है कि भाई बिजली के सेक्टर को आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते, अगर आप चोरी नहीं रोक सकते तो आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरा ये था कि पेट्रोलियम के ऊपर आपने टैक्स लगाना है, आपने बिजली लगानी है और वहां से आपने टैक्स इकट्ठा करना है। और तीसरा ये है कि डेट सस्टेनेबिलिटी, आप लोग कर्जा बहुत ज्यादा ले रहे हैं और वो कर्जा आप वापस नहीं कर पाएंगे, तो आप एक डेट सस्टेनेबिलिटी का प्लान आईएमएफ के पास जमा करवाएं। और चौथा ये था कि आप डॉलर की मार्केट के अंदर मुदाखलत स्टेट बैंक न करे, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट की फोर्सेस के ऊपर डिटरमिन करे। ये 4 बड़ी शराइत उस वक्त भी थी और यही शराइत अभी। देयर इज नो फर्दर कंडीशन जो इसमें लगी हो सर, आप ये कह रहे हैं? फर्दर कंडीशंस जो आई हैं वो मैं समझता हूँ कि वो जिसको हम कहते हैं कि वो कोई क्वांटिटेटिव नंबरों के हिसाब से नहीं है। एक शर्त हमारे सामने ये आई है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती अफसरान हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं, उनके असासों की एक लिस्ट आईएमएफ के पास जमा करवाई जाए, दिखाई जाए। और वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, असासे कहीं हुकूमती अफसरान के और सियासतदानों के बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, हम कहें कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ साथ जो दावा है महंगाई ख़त्म होने का, आवाम को महंगाई में रिलीफ मिलने का, वो मिल सके, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल कंसेंसस हो, जो सैलाब में इमदाद के लिए ज़रूरी है और जो कि नहीं है। ऑफ कोर्स महंगाई पे या इकॉनमी पे भी नहीं होगा। आज का शो यहीं तक। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।